जी अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? सर कैसे हैं? मैं ठीक, एक मिनट जी, आई एम ठीक, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। टेंशन, टाइप्स ऑफ हेडिक। मुझे बस एक मिनट दें, आई एम गोइंग बैक, आई एम कमिंग बैक। अच्छा, मेरा पेन नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। तो सर, आप ठीक है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? तो क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक है? कैसी तबीयत है? सर, कल सर्जरी के नोट्स और 2 दिन के पहले एक कल EMC के नोट्स प्लीज़ शेयर कर दें। अच्छा जी। तो वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर सरदार अमानत, वालेकुम सलाम, डॉक्टर आमिर पीरज़ादा, डॉक्टर आयशा,
डॉक्टर असद शकील, डॉक्टर नेहा शर्मा, डॉक्टर सामा शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिन एंटागोनिस्ट, क्या हाल है? शाह नवाज और किश इको आ रही है। जी डॉक्टर अदनान वालेकुम सलाम, डॉक्टर नुमान वालेकुम सलाम, अदास खान, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर किश्वर, सर अदास सर, ना ये ना, क्या नाम है, पूरा नाम लिखा करें, क्यों डरते हैं? हमेशा आप, जिंदगी लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हमने अपने नाम चेंज कर रखे होते हैं। बस लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं। लोग बात करते वक्त सोचते हैं कि लोगों ने क्या कहना है, बस इसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की आधी आवाम। लोग तो कहते रहेंगे जो लोगों ने कहना है भाई। अच्छा, इस कॉल में सर वालेकुम सलाम, डॉक्टर सलमा वालेकुम सलाम। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ऐसा, आपकी हेडेक्स और एंड इट्स टाइप्स। तो आपके सामने हेडिक्स हैं। आज आप हेडिक्स के, हेडिक, जो जो आप भी मेरी सर, मेरे मेरी हेडिक आप हैं, ठीक है? तो अ, तो मे बी, तो आज हम इसे करेंगे कि हेडिक, मिग्रेन, इसकी टाइप्स क्या हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये जो हमारा सेशन है ये एएमसी। सर मेरी हेडिक एनआरई है। ये तो आप दूसरों को बताने के लिए एनआरई कह रहे हैं, ये तो जो आपकी हेडिक है नुमान, वो तो सबको पता है। वो तुम्हारी हेडिक क्या है? तो जो ये एएमसी एग्जाम है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम जो है वो जो ये लेक्चर्स हैं। सर ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं। चलें, आज पता चलता है कि ये कितने आसान टॉपिक्स हैं, आपको पता चलता है आपको अभी, जब हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो आपकी बुक्स में किस तरह लिखा हुआ है और जो एग्जाम में आता है वो किस तरह होता है। जो आपकी ये जो फर्स्ट है, स्टेप टू सीखे और मास्टर द बोर्ड वगैरह वगैरह। अच्छा, एएमसी जो एग्जाम है ये क्लिनिकल एग्जाम है, और इसमें हम आपके ई मेडिसी क्यू बैंक और जो थेरेप्यूटिक गाइडलाइन, RACGP गाइडलाइन, जॉन मुर्ताज बुक, एएमसी हैंड बुक के मुताबिक ये लेक्चर, उसके अपडेटेड लेक्चर होते हैं, अपडेटेड गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि जो आपकी बहुत सी बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं वो अभी वो अपडेटेड नहीं है, अकॉर्डिंग टू जिस तरह के आपकी जो बुक्स आपके पास हैं। ये जो लेक्चर हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जो कि एक एज अ मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर वो जाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया, एक क्लिनिकल डॉक्टर, अच्छे क्लिनिकल डॉक्टर के लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। बाकी एनआरई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिनका 70% क्लिनिकल होता है, जो जे कैट के स्टूडेंट्स हैं, उनका 50% क्लिनिकल होता है, और जो आपके FCPS मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने SLE की तैयारी करनी है, वो जब AMC की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ SLE दे सकते हैं, क्योंकि SLE यानी कि सऊदी अरेबियन लाइसेंसिंग एग्जाम, जो भी, और जो जो आपके UAE एग्जाम है, हार्ड MH DHA, ये सब क्लिनिकल एग्जाम है। इस तरह आई फार्म जो एग्जाम है कतर का, और जो आपका USMLE स्टेप टू CK है, आपकी USA का स्टेप टू CK, इसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सर दिस गुड फॉर या यूएस वाले स्टेप टू सीखे, जितना इसमें आपको मैंने बता देना है। जो आप यू वर्ड जब आप करेंगे तो उसमें कम ही होगा, यू वर्ड यूएस वाले क्यों बैंक करेंगे उसमें इससे कम ही बताया होगा, मतलब कि वो चीज़ें जो उन्होंने बताई होती हैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो आपके सामने टेबल है, ये फर्स्ट टेस्ट, ये यू वर्ड स्टेप टू सीखे का है। ये जो यू वर्ड क्यों बैंक का टेबल है, यू वर्ड, तो आपकी तैयारी एक तीर से सब स्टार हो जाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लेक्चर्स बहुत ही हाई यील्ड हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह,
रब्बि इश्रह ली, मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली और मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू Recording क़ौली in और मेरी progress. ज़बान को इस पे रवानी दे दे। सबसे पहले तो देखें जी, जो आपकी होती है ना जो हेडेक होती है, यानी कि सर दर्द जो सर दर्द है, आप भी किसी का सर दर्द है, तो आपने देखना है अगर तो वो फीमेल है और उसको यूनिलैटरल आधे सर का दर्द है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको मिग्रेन है। और अगर उसको पूरे सर का दर्द है, तो वो टेंशन हेडेक है। तो ये फीमेल में मोस्ट कॉमन है। अच्छा, ये भी फीमेल में मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये जो है, ये मेल में भी होता है। और अगर कोई मेल है और उसको पेरी ऑर्बिटल उसकी आईज के सराउंडिंग में पेन होती है और वो बहुत सवियर होती है, जब आप उससे पूछते हैं कि अगर आप 1 to 10 अगर पेन का स्केल हो, तो आप इसको कितने नंबर देंगे, वो कहेगा 10/10, इतनी मुझे दर्द होती है, तो सवियर पेन होती है। तो ये पेरी ऑर्बिटल पेन मेल में, इसे हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और अब हम एडिशनल कुछ चीजें करते हैं। और अगर ये जो आपकी इसके ये टेंशन हेडेक नहीं है, ये साइनसेस की पेन होती है, जो कि आपके साइनसेस होते हैं और उसके लिहाज से पेन होती है। जब आपको तो पता है कि आपको साइनोसाइटिस होता है, तो आप नमाज पढ़ने के लिए सजदा करते हैं, तो आपको साइनसेस की फेस पे पेन होती है, तो वो उसकी पेन इस तरह की होती है। लेकिन जो हमारा आज का फोकस है वो ये वाली हेडेक्स हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट मिग्रेन हेडेक है, तो फीमेल होगी और उसको आधे सर का दर्द होगा, और आधे सर के दर्द के साथ वो आप कंप्लेन करेगी नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ। नाजिया वॉमिटिंग को तो होनी है उसको। और फोटोफोबिया, जब और वो धूप में जाने से हेजिटेशन फील करेगी, क्योंकि जब वो धूप में जाएगी तो उसको पेन ज्यादा होती है, और जब वो डार्क रूम में आती है उसकी पेन कम होती है। तो ये उसकी ये एसोसिएटेड सिम्टम है। अब मैं एसोसिएटेड सिम्टम बता रहा हूँ, एसोसिएटेड सिम्टम कि जब वो कहती है कि जब मैं रोशनी से, फोटोफोबिया होता है, फोटोफोबिया रोशनी जाने से डरती है। और फिर फोनोफोबिया भी होता है। फोनोफोबिया का मतलब है फोनोफोबिया का मतलब है कि शोर से उसकी पेन ज्यादा होती है, नॉइस से वो अवॉइड करेगी, और वो साइल और आराम से एक तरफ जाके बैठ जाएगी, यानी कि वो नाइस फोनोफोबिया से होता है। इसके अलावा उसको एसोसिएटेड सिम्टम में ये होता है कि उसकी ये जो पेन है ये एसोसिएट करती है उसके पीरियड के साथ, बास फीमेल में पीरियड्स के साथ। यानी कि पीरियड्स आने से कोई 2 डेज पहले और 2 डेज आफ्टर, जब वो स्टार्ट हो जाते हैं, ये पेन उसकी ज्यादा होती है। या फिर ये जो उसकी पेन है, जो कि आपकी ये जो मिग्रेन होती है, ये ऑरा के साथ एसोसिएशन होती है। आप ऑरा ये होता है कि समथिंग आप फील करते हैं बिफोर आपकी मिग्रेन स्टार्ट हो रही है। यानी कि मिग्रेन स्टार्ट होने से पहले उसको फील होगा सम नंबनेस, उसका ये नंब हो जाएगा, नंबनेस हो जाएगी, नंबनेस। टिनाइटस, उसके जो ईयर्स हैं उसमें इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और उससे आप पता है कि अब उसे भी पता है कि ये अब होना स्टार्ट हो गया, अब मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगी, टिनाइटिस। फिर उसके बाद नमनेस हो सकती है। उसके बाद उससे कोई जो जिस तरह फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स होती है, तो ये सारे जिस हो सकते हैं जब ये हो रहा है, और उसके उससे पता चल जाता है कि अब मुझे ये ओरा। तो ओरा के साइन सिम्टम के साथ और फीमेल हो, उसे हाफ आधे सर का दर्द हो, और वो एसोसिएट करे फोटोफोबिया के साथ, रोशनी में जाने से पेन ज्यादा होती हो, डार्क रूम में जाने से कम, डार्क रूम में साइलेंट बेड से कम होती हो, फोनोफोबिया और शोर से उसकी पेन इंक्रीज होती हो, और पीरियड्स के साथ भी कोई उसका लिंक हो, तो फिर ये होती हैं आपकी हेडिक, इसे हम कहते हैं मिग्रेन हेडिक। अगर कोई पर्सन है और वो मेल है, और अगर एक फीमेल है और उसको पूरे सर का दर्द हो रहा है, पूरे सर का दर्द हो रहा है, तो ये जो है ये टेंशन हेडिक होगी। टेंशन हेडेक जो है, ये उसके वर्क के साथ इंक्रीज हो जाती है। जब जो जितना जितना वर्क करेगी उतना वो ज्यादा हो जाएगी। ये एसोसिएट करती है मेंटल डिस्टरबेंस के साथ, उसके वर्क के साथ। तो वो आराम करती है तो उसकी पेन कम होती है, लेकिन वर्क एट द एंड ऑफ द डे उसकी पेन ज्यादा होती है, लेकिन ये पूरे सर का दर्द होता है। तो आपने टेंशन हेडेक की तरफ जाना है। और उसके बाद है आपकी क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेड
जो आपकी आईज हैं इनकी सराउंडिंग में आपको पेन, इसे कहते हैं पेरी ऑर्बिटल पेन। जो क्लस्टर हेडिक है, अगर तो कोई मेल है और उसको आधे सर का दर्द हो रहा है, तो आपने क्लस्टर हेडिक, और वो सीवियर हो 10 आउट ऑफ 10 हो रहा है, और उसके साथ उसको और सिम्टम भी हैं। और सिम्टम क्या हो सकते हैं? और सिम्टम ये हो सकते हैं कि उसकी नोज बहती है, राइनोरिया हो रहा है, नोज बहती है, उसकी आंखें बहती हैं, यानी कि लैक्रिमेशन होती है, आंसू आते हैं, लैक्रिमेशन। आधे सर का दर्द है, पेरी ऑर्बिटल दर्द है, सवियर ऑनसेट है, और उसके साथ उसको एनहाइड्रोसिस होता है, एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस क्या है? एनहाइड्रोसिस का मतलब ये है कि उसका जो प्यूपल है वो सॉरी, जो उससे होती है, हार्डन सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएट करती है। और हार्डन सिंड्रोम में उसके प्यूपल जो होते हैं वो उससे हार्डन सिंड्रोम में 3 ओसेस होते हैं। एक ओसेस मीओसिस, मीओसिस का मतलब उसका प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, एक ओसेस। फिर टोसिस, टोसिस का मतलब ये है कि उसकी जो आईलिड है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये है पहले मीओसिस, प्यूपल, मीओसिस, फिर प्यूपल, ये प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर गया, फिर उसका जो आईलिड है उसकी आई के ऊपर आ गया, उसे कहते हैं टोसिस, टोसिस होगा इसमें। और फिर एनहाइड्रोसिस होगा। एनहाइड्रोसिस का मतलब है कि उसकी ये जो फेस है उसमें स्वेटिंग नहीं होगी, लैक ऑफ स्वेटिंग को एनहाइड्रोसिस कहते हैं, लैक ऑफ स्वेटिंग। तो अगर कोई मेल है, उसको पेरी ऑर्बिटल पेन हो रही है और सवियर ऑनसेट पेन है और उसके साथ उसको लैक्रिमेशन, आंखें बह रही हैं, उसकी नोज, राइनोरिया नोज बह रही है, और उसको हार्डनर सिंड्रोम, ये सिम्टम है सारे हार्डनर सिंड्रोम के, और उसके साथ उसका हार्डनर सिंड्रोम है, हार्डनर सिंड्रोम। हार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है? 3 ओसेस होते हैं, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, यानी कि लैक ऑफ स्वेटिंग होती है। तो आपने क्लस्टर हेडेक की तरफ जाना है। और अगर आपसे पूछे कि इसका जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आप 100% ऑक्सीजन, ये एमसीक्यू भी है आपका, एमसीक्यू बैंक का। लेकिन इसे हम डिटेल से करते हैं। मैंने जो आपको जो चीजें बताई बस इतना याद रखें, फीमेल हो, आधे सर का दर्द हो, नोजिया वोमिटिंग साथ हो रही हो, नाजिया वोमिटिंग के साथ वो उसने नाजिया को भी बुला लिया हो, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो, पीरियड साथ कोरिलेशन हो, और जब उसे पेन होती है तो उसे नमनेस, टेनाइटिस और फ्लैशिंग ऑफ लाइट होता है, उसके बाद ये पेन स्टार्ट हो जाती है, और उसकी कभी कभी इतनी होती है कि उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, उसकी नॉर्मल लाइफ जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। मेल हो, अगर फीमेल है, उसको पूरे सर का दर्द है, तो इसे ये टेंशन हेडेक हो सकती है, ये वर्क के साथ एसोसिएट करती है। और अगर मेल है और उसको पेरी ऑर्बिट, आंख के सराउंडिंग में पेन है और सवियर पेन है, लैक्रिमेशन के साथ, राइनोरिया नोज बहती है, आंखें बहती हैं, एनहाइड्रोसिस, टोसिस, मियोसिस और लैक ऑफ एनहाइड्रोसिस होता है, यानी हार्डन सिंड्रोम के सिम्टम है, तो ये आपकी होगी क्लस्टर हेडिक। तो ये मैंने डायग्नोस्टिक पॉइंट बता दिए। अगर आपको ये पॉइंट आते हैं तो आपके जितने भी सिनेरियो होंगे, क्या चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ हेडिक हो, आप इसके डायग्नोस कर लेंगे। जी, मिग्रेन। तो मिग्रेन में अ, इसके ट्रिगर क्या होते हैं? स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस, मेंसेस के साथ एसोसिएट करती है, और फास्टिंग भी हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी में ये है कि जो आमतौर पे ये जो अडल्ट फीमेल में उनमें कॉमन है, लेकिन प्यूबर्टी से पहले ये फीमेल और मेल में एक जैसे हैं। और अब कुछ इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है उसमें मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखें कि जो आमतौर पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ये एसोसिएशन होती है, इसलिए जब फीमेल को वो मेंसेस आते हैं तो इसके साथ इसकी एसोसिएशन है। और एपिडेमियोलॉजी में वो कहता है कि इंसिडेंस जो है वो सेम है बॉय और गर्ल में, अनटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये फीमेल में मोर कॉमन है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? पल्सटाइल थ्रोम्बिंग हेडेक होती है, टाटें पड़ती हैं जी, यूनिलैटरल हेडेक होती है लास्टिंग आवर्स टू डेज, और फोटोफोबिया होता है, फोनोफोबिया होता है, धूप में जाने से ज्यादा होती है, शोर वाली जगह पे जाने से ज्यादा होती है, नोजिया वोमिटिंग को हमेशा साथ साथ आनी है, और ओरा, प्रिसीडिंग ओरा, सिकोट, सिंटिलेटिंग स्कोटोमा, यानी कि उसकी आईज में ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बढ़ता जाएगा।
और नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो सब नॉर्मल होगा। अच्छा, ये जो आपकी मिग्रेन है, ये बच्चों में बाइलेटरल भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में और मिग्रेन की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। ये एमसीक्यू है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है मिग्रेन की। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होती है वो आपके एनसेड्स होते हैं। एनसेड्स में आप एसिटामिनोफेन है, आप डिक्लोफेनाक एसिड दे सकते हैं, जो भी आपके एनसेड्स हैं। आप नेप्रोक्सन दे सकते हैं, आप एस्पिरिन दे सकते हैं। तो ये एनसेड्स यानी कि एसिटामिनोफेन, ये इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर ये जो है वो इतनी, अगर ये आपने दी और इससे आराम नहीं आया, तो आप सेकंड पे मूव करते हैं, और सेकंड में आपकी ट्रिप्टन हैं, सोमाट्रिप्टन। ठीक है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो एंटी अमीटिक है ना, इसमें मीटोक्लोप्रामाइड है और प्रोक्लोरपेराजीन, ये इसको क्या हम कहते हैं एंटी अमीटिक, और ये डोपामिन इंटेगोनिस्ट हैं। अगर कोई पर्सन इमरजेंसी में है और इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है, उसे बहुत पेन हो रही है, और ये एमसीक्यू था कि उसने वो आपके पास आई है और वो पहले से एनसिड यूज कर रही थी, और उसकी पेन कम नहीं हो रही और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में उस आपने इमरजेंसी में उसको एंटीमीटिक यानी कि मिटोक्लोप्रामाइड, उधर जो ऑप्शन था आपके इमेजिक बैंक पे, उसमें प्रोक्लोपेराजिन था, इसका उसने कहा था देना है। क्यों? इससे दो इफेक्ट होते हैं, एक तो ये पेन को कम करते हैं, और एक इसमें जो नौजिया वॉमिटिंग होती है उसको भी रोकते हैं। तो एनसिड्स के इमरजेंसी केस में, ये इमरजेंसी में आपने पहले उसे एनसेड में से कोई ड्रग अगर वो ले रही है पहले से, तो जो सेकंड ड्रग ऐड करनी है उस वक्त वो आपने प्रोक्लोरपेराजिन या मिटोक्लोप्रोमाइड ऐड करनी होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन स्टेबल है, अगर उसे ये आपने एनसेड दी है और एनसेड से उससे वो इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप सोमाट्रिप्टन जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक मिनट मुझे दें। Recording stopped. एंटीमेटिक क्यों दे रहे हैं? एंटीमेटिक से नोजिया वोमिटिंग नहीं हो रही थी। दो चीजें आपने रोकनी है, जैसे नाजिया वोमिटिंग भी हो रही है। जो आप एनसेड दे रहे हैं वो ले रही है, वो निकलते जा रहे हैं क्योंकि वोमिटिंग हो रही है। चलिए भाई साहब, आवाज आ जाती है, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मुझे पता है मेरी आवाज बहुत कीमती है, तो आ जाती है आपको। अच्छा। कीमती आवाज हो तो फिर तो उसका इंतजार होता है ना। इतनी कीमती आवाज है। कीमती तो बहुत है। अच्छा, तो रिज्यूम रिकॉर्डिंग। Recording in अच्छा, progress. तो आपकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एनसेड्स और एसिटामिनोफेन है। इमरजेंसी में आपने जो सेकंड ड्रग ऐड करनी होती है वो आपने एंटीएमेटिक में मिटोक्लोप्रामाइड ऐड करनी होती है। इसके दो फायदे होते हैं, क्योंकि जो आप एनसेड ले रहे हैं, जो एनसेड ले रहे हैं वो निकलते जा रहे हैं वोमिटिंग की वजह से। तो आपने उसको उसके लिए आपने जो है वो
साथ एंटीमीटिक की यूज करते हैं, मीटोक्लोप्रामाइड इमरजेंसी भी देते हैं, ताकि एक तो उसे वोमिटिंग ना हो, और दूसरा ये मीटोक्लोप्रामाइड जो है इसकी पेन को भी कम करेंगे। जो ऑप्शन था आपका ई मेडिसिन के बैंक में वो प्रोक्लोपैराजिन था। तो ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है। और वैसे जो है, आप अगर पहले एनसेड यूज कर रहे हैं उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसके जो सेकंड हैंड ड्रग होती है वो आपकी ट्रिप्टन होती है, ये बहुत अच्छी ड्रग है सोमाट्रिप्टन। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो ये सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट है। और उसके बाद एक और जो ड्रग है एर्गोटामीन, और या डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, ये आमतौर पे आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। और ये दूसरी ड्रग जो राइमी रेम, रेमिक पेंट, ये जो ड्रग है ये जी CGRP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कैल्सिटोनिन, जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वो पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछी जाएगी, इमरजेंसी में सेकंड लाइन यूज क्या करते हैं वो मीटोक्लोप्रामाइड पूछी जाएगी, या वो ये पूछेगा कि आप वो उसे एंटी एसिटामिनोफेन ले रहा है, उससे उसको इफेक्ट नहीं आ रहा, नॉर्मल ले रहा है, उसे इतनी वॉमिटिंग नहीं हो रही, तो आप सेकंड ड्रग जो उसके लिए यूज करेंगे वो क्या करेंगे, तो वो ट्रिप्टन है, सोमाट्रिप्टन। ये आपको बताते हैं सब के क्या देते हैं। उसके बाद ये है कि उसके बाद ये है कि आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रोफैक्टिकली आप कौन सी यूज करते हैं। ये तो अब अबॉर्टिव अबॉर्टिव का मतलब है अक्यूटली यूज करने वाले, ये आपने अबॉर्टिव यूज करनी होती है। उसके बाद आपने जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज करनी होती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन में आपकी जो सबसे अच्छी ड्रग्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर आपकी फर्स्ट लाइन मेडिसिन है इसमें प्रोफ्लेक्सिस में, और ये एग्जाम में भी पूछी गई है ई मेडिसिन बैंक में। और ये प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेगनेंसी में भी ये अच्छी ड्रग है। और आप प्रेगनेंसी में तो एस्पिरिन भी दे सकते हैं, लेकिन जो अच्छी ड्रग्स हैं आपकी उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी बीटा ब्लॉकर है। इसके बाद एंटी एपिलेप्टिक में टोपिरामेट है, और डाइवेल्प्रोइक सोडियम या वेल्प्रोइक एसिड है, और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टाइलिन है। और ये आपकी ड्रग्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग इधर दो हैं। वो हैं आपकी बीटा ब्लॉकर, और उसके बाद आपकी एंटी एपिलेप्टिक में टोपिरामेट, और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टाइलिन। ये आपकी थ्री ड्रग्स जो हैं, ये बी और उसके बाद ए, BT, ये बैट कर लो यार, बीटा ब्लॉकर, उसके बाद आप एमिट्रिप्टाइलिन और टोपिरामेट, ये आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अब हम इसको जो इसका मैंने टेबल बनाया हुआ है उसको हम रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि इसमें जो है ट्रिगर इसका क्या होता है। इसके ट्रिगर्स होते हैं स्लीप डेप्रिवेशन, इमोशनल स्ट्रेस, मेंसेस, फास्टिंग, फिजिकल एक्सर्शन, ये सब के साथ एसोसिएट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्लीप डेप्रिवेशन है, इसलिए आपने इन फीमेल को कहना है कि अपनी स्लीप को प्रॉपरली लिया करो। और आपका जो रूम है सोने के लिए वो साइलेंट होना चाहिए, वो डार्क होना चाहिए। तो आपकी तो ये, और इमोशनल स्ट्रेस से भी उसे कहना है कि टेंशन नहीं लेनी बस तुमने। क्लिनिकल फीचर में आपको ये बता चुका हूँ पहले। लेबोरेटरी और जब जितने भी आप टेस्ट करवाते हैं वो सब कुछ कुछ नॉर्मल होते हैं, इसलिए इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। इसकी जो ये एपिसोडिक होती है, मतलब होती नहीं, ये कांस्टेंट पेन नहीं होती कि एक बंदे को सुबह से लेकर शाम तक हो रही है। इसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट टू 1 आवर तक होता है। ये एक दिन में मल्टीपल टाइम हो सकती है, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट पेन होगी तो वो समथिंग डिफरेंट होगी, वो आपकी कांस्टेंट पेन हो सकती है आपकी टेंशन हेडेक, ये जो है ये कांस्टेंट नहीं होती। और क्लस्टर्ड भी कांस्टेंट नहीं होती। तो एपिसोडिक पल्साइल थ्रोम्बिक पेन होती है, टिपिकली यूनिलैटरल होती है। और एसोसिएट सिम्टम में आपको बताया था, इसमें नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, लाइट सेंसिटिविटी होती है, फोनोफोबिया, साउंड सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, ड्यूरेशन लास्ट पर 4 आवर्स और 3 डेज तक रह सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होती, फिर याद और ट्राटें बढ़ती हैं। ओरा में प्रीसीडिंग ओरा होता है, स्कोटोमा, टिंगलिंग, नमनेस, ये बता चुका हूँ। एग्जामिनेशन में आपका सब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल होता है। एक्यूट अबॉर्टिव ट्रीटमेंट में ये बताया था कि फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो आपकी एसिटामिनोफेन है। और इमरजेंसी में आपने एनसेल्स के साथ मीटोक्लोप्रामाइड एंटीमीटिक ऐड करनी होती है।
रिफ्रैक्टरी केसेस में अगर आपको एनसेड से एसिटामिनोफेन से एनसेड से आराम नहीं आ रहा, तो जो सेकंड लाइन ड्रग होती है वो ट्रिप्टन सोमाट्रिप्टन होती है, जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपने रेस्ट इन डार्क रूम और क्वाइट रूम, भाई आपने सोना है तो किस किस रूम में सोना है। उसके बाद आप प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक थेरेपी किस तरह करते हैं। जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है यानी कि प्रोफिलैक्टिकली आपने इसको किस तरह ट्रीट करना होता है, उसके लिए और प्रोफ्लेक्सिस किन लोगों को देना है, इसकी इंडिकेशन क्या है। तो प्रोफ्लेक्सिस आपने उन लोगों को देना है जिनको ये जो मिग्रेन के जो 3 या 4 से ज़्यादा टाइम एक मंथ में उसको मिग्रेन के प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपने इसको देना है। और या फिर जो एक एपिसोड है वो ये इसका एक एपिसोड लॉन्ग टाइम नहीं रहता, इसके डिफरेंट मतलब कि एक दिन में उसे बार बार एपिसोड होते जा रहे हैं और उसमें वक्फा नहीं आ रहा, तो फिर भी आप इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन पे आते हैं, यानी कि प्रोफिलैक्सिस देते हैं। सिग्निफिकेंट कुछ ये भी एमसीक्यू है कि उधर उसमें लिखा हुआ था कि उसको इतनी मिग्रेन होती है कि वो अपने डेली के जो काम होते हैं वो नहीं कर पाती, तो फिर भी आपने प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन ऐड करनी होती है। फेलियर टू ओवर यूज अबॉर्टिव मेडिसिन, चलें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि इंडिकेशन क्या है कि आपने प्रोफ्लेक्सिस किन लोगों को देना है। तो प्रोफ्लेक्सिस आपने उन लोगों को देना है जिनके फ्रीक्वेंट एपिसोड 3 या 4 एपिसोड एक मंथ में मिग्रेन के होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात, जो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, ये दो इंडिकेशन आपने याद रखनी है कि उसकी डेली लाइफ लाइफ जो हो रही है वो अफेक्ट हो रही है। और अब ये है कि प्रेफर्ड किस तरह करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बैट बताया था, BAT बैट। मैंने बताया था कि बी से बीटा ब्लॉकर, ए से एमिट्रिप्टालिन और सी से टोपिरामेट, ये सारे हम प्रोफिलैक्टिस में यूज करते हैं। लेकिन कौन सी मेडिसिन कब यूज करनी है, वैसे जो आपके एग्जाम में आएगा वो तो बीटा ब्लॉकर ही आप याद रखें। लेकिन प्रेगनेंसी में बीटा ब्लॉकर सबसे सेफ है, इसमें प्रोपेनोलोल मिटोप्रोलोल आप दे सकते हैं, वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आप एस्पिरिन भी एज अ प्रोफिलैक्टिक यूज कर सकते हैं। किन लोगों में, जिन लोगों में एक जो मिग्रेन है वो 3/4 टाइम होता है उनको ये प्रॉब्लम होता है एक मंथ में, या जिनकी इतनी पेन हो रही है कि वो अपने काम नहीं कर सकते, उन लोगों में आपने अबॉर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद, यानी कि अबॉर्टिव ट्रीटमेंट क्या थी, आपने एनसेड दिए थे, एनसेड या फिर आपने सोमाट्रिप्टन दी थी, सोमाट्रिप्टन। अगर इससे आराम नहीं आ रहा, सॉरी, ये आपने अक्यूटली ये मैनेज कर दिया, अक्यूटली वो ठीक होकर चला गया, उससे अक्यूट, तो अक्यूट के बाद आपने प्रोफ्लैक्टिकली नेक्स्ट टाइम उसको पेन ना हो आपने बैट यूज करना है। बैट में बीटा ब्लॉकर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोपेनोलोल और मिटोप्रोलोल सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एमिट्रिप्टालिन और आपकी टोपिरामेट है। सेकंड लाइन में टोपिरामेट और एमिट्रिप्टालिन ये सब आपकी प्रोफिलैक्सिस में है। तो ये मैंने आपका उसमें ई मेडिसिन में ये लिखा हुआ था, तो मैंने उसको डिजाइन करके दोबारा लिखा हुआ है कि यार ये क्योंकि इंपॉर्टेंट था, उसने ये एमसीक्यू पूछा हुआ था, तो मैंने उस एमसीक्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू ये था कि एक पर्सन है, उसे उसने वो आपके पास आया, आपने उसको एनसेड दे दिए, और उसके बाद वो ठीक हो गया, अक्यूटली आपने मैनेज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो उसको इतनी पेन होती है कि वो काम नहीं कर पाती वो फीमेल, तो फिर आपने उसके लिए प्रोफ्लेक्सिस ऐड करने, तो क्या प्रोफ्लेक्सिस ऐड करेंगे। तो और क्या इंडिकेशन होती हैं, तो दिस 3 या 4 टाइम एक मंथ में होना, और इतनी पेन होना कि वो अपनी डिसेबिलिटी अटैक सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद वर्क। तो अगर कहता है कि अगर पर्सन जो है अगर अब आपने सिलेक्शन करनी है, आपके पास बैट है प्रोफिलैक्सिस देने के लिए, बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टालिन और टोपिरामेट। अब आपने किस बेस पे इनमें से सिलेक्ट करनी होती है कि मैंने प्रोफिलैक्टिकली कौन सा देना है। तो अगर कोई वो पर्सन को एंजाइटी और हाइपरटेंशन है तो प्रोपेनोलोल बेहतर बेटर रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फीमेल को डिप्रेशन और इंसोम्निया काफी से नींद ही नहीं आती, तो इसको डिप्रेसिव पेशेंट है और उसको मिग्रेन भी है, डिप्रेसिव भी है, एंजाइटी भी है, मिग्रेन भी है, तो फिर आप इन कुछ चीजों को रखते हुए आप एमिट्रिप्टालिन आपके लिए बेटर ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन है। अगर ओबेसिटी है और एपिलेप्सी है, उसको मिग्रेन भी है और उसको साथ एपिलेप्सी भी है, उसको उसको दौरे भी पड़ते हैं, तो फिर आपने जो है उसके लिए टोपिरामेट ज़्यादा बेटर है, ये वेट लॉस करवाती है। तो ये जो डिपेंड करता है ना कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है प्रोफिलैक्सिस में, बैट में से कौन सी यूज़ करनी है, वो अब बीटा ब्लॉकर या एमिट्रिप्टालिन या आपकी टोपिरामेट, वो डिपेंड करता है कि एंजाइटी हाइपरटेंशन टेंशन है तो आप बीटा ब्लॉकर कर सकते हैं, डिप्रेशन और इंसोम्निया तो आप एमिट्रिप्टालिन, और ओबेसिटी और एपिलेप्सी है तो आप टोपिरामेट यूज कर सकते हैं।
तो अगर एस्थमा है तो आपने अवॉइड करना होता है, फिर आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देने होते, ठीक है। और आप टोपिरामेट, तो ये एमसीक्यूज हैं जो कि डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। वो आपको मिग्रेन बता सकता है और उससे बाद पूछ सकता है कि प्रोफिलैक्टिकली आपने उसको एस्थमा है तो कौन सा यूज करेंगे, तो आप कहेंगे एस्थमा है तो आप कहेंगे बीटा ब्लॉकर, इवन तो कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम इधर यूज नहीं करेंगे, इधर हम टोपिरामेट यूज कर सकते हैं या एमिट्रिप्टाइलिन यूज कर सकते हैं। ओबीज है तो टोपिरामेट यूज कर लें, और इंसोम्निया होता है तो एमिट्रिप्टाइलिन यूज कर लें। तो डिपेंड ऑन योर कंडीशन। ये मैंने टेबल को दोबारा यही चीजें लिखी हुई हैं, ये टेबल उसने भी बनाया हुआ था तो मैंने उसको रीमॉडिफाई किया हुआ है। तो प्रोपेनोलोल जो है वो एंजाइटी और हाइपरटेंशन में देना है, लेकिन कंट्राइंडिकेटेड है एल्जमा में और हार्ट ब्लॉक में। एमिट्रिप्टाइलिन इंसोम्निया और डिप्रेशन और में आप यूज कर सकते हैं। और ये ग्लाकोमा और अगर यूरिनरी टेंशन ये वाले से पहले से डिजीज है तो इसको ये आपने नहीं देना, आपने कोई और यूज करना। तो पिरामिड ओबेसिटी और एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं, लेकिन तो पिरामिड को आपने प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना। प्रेगनेंसी में जो है ना वो आपने बीटा ब्लॉकर यूज कर लेना, प्रोपेनोलोल यूज कर लेना। तो और सोडियम वेलप्रोइक एसिड ये रिफ्रैक्टरी केस में यूज करते हैं, और ये जो वोमेन चाइल्ड चाइल्ड बेरिंग एज में होती है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, उसमें हम ये नहीं यूज करते वेलप्रोइक एसिड, क्योंकि ये टेट्रोजेनिक है। तो ये जो बैड मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, बैड की इंपॉर्टेंस आपने प्रेगनेंसी में भी बीटा ब्लॉकर्स बेस्ट हैं, बीटा ब्लॉकर एस्पिरिन वगैरह बेटर है। अच्छा, तो एज द माई ट्रैप क्वेश्चन ये हो गया। और नेवर गोइंग टू वेट लॉस फैक्टर है तो आपने अबाउट कंसर्न है वेट गेन ना हो जाए तो आपने एमिट्रिप्टाइन को अवॉइड करना है, क्योंकि ये वेट गेन करवाती है। तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो टोपिरामेट है। तो डिपेंड ऑन कंडीशन, एमिट्रिप्टाइन जो है वो वेट गेन करवाती है तो आपने टोपिरामेट की तरफ जाना है। तो ये चीजें मैंने बता दी। अब हम एमसीक्यू करते हैं जो कि आपके ई मेडिसिक्यू बैंक के एमसीक्यूज हैं। रिफ्रैक्टिव केसेस का मतलब ये है कि आपने सब कुछ दे दिया, ये जो पहले प्रोफिलैक्टिक थे ये इतना काम नहीं कर रहे थे, तो आपने फिर वेल प्रोइक केसर की तरफ चले जाते हैं। बीटा ब्लॉकर जैसे एस्थमेटिक पेशेंट को प्रेगनेंसी, नहीं नहीं, उसमें आप उसके उसके अलावा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप एस्पिरिन यूज कर सकते हैं। और तो इन प्रेगनेंसी वुमेन विद मिग्रेन, और व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द प्रोफिलैक्सिस। तो जो प्रेगनेंसी में वुमेन है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगी वो उसने पूछी हुई है। तो वो कहता है कि अबॉर्टिव ट्रीटमेंट ये होगी कि आपको पैरासीटामोल विद मीटोक्लोप्रामाइड फर्स्ट लाइन है। प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट आपके पास आती है मिग्रेन के साथ, तो आप उसको पैरासीटामोल यानी कि एनसेड और विद मीटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। ये आपका इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा। सोमाटिप्टन आप दे सकते हैं, लेकिन ये सेकंड लाइन इसमें आएगा। अच्छा, प्रोफिलैक्टिकली आप उस फीमेल को क्या देंगे जो प्रेगनेंसी में आपके पास आई है। तो प्रोफिलैक्टिकली आप लो डोज एस्पिरिन भी दे सकते हैं, और बीटा ब्लॉकर इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर मिग्रेन प्रोफिलैक्सिस इन प्रेगनेंसी, also reduce the risk of preeclampsia। तो आप इसमें एस्पिरिन दे सकते हैं उस फीमेल को जो प्रोफैक्टिकली दे सकते हैं, और बीटा ब्लॉकर भी इधर ऑप्शन है, बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर भी जबरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विद पेशेंट। एक पर्सन है उसको मिग्रेन है, और मिग्रेन के साथ उसको ये हुआ है कि उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये एमसीक्यू था। एक पर्सन है उसको मिग्रेन है, और मिग्रेन के बाद आप उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं। हमें पता है कि जो जो मिग्रेन का पेशेंट है उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आने चाहिए, उसे पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको होना स्टार्ट हो गया। तो पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना होगा, वैल्यूएट किस तरह करना होगा। तो आपने एमआरआई ब्रेन करना है। एमआरआई ब्रेन ये एमसीक्यू है, क्योंकि उसे मे बी कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन गया, कोई ट्यूमर बन गया जो कि उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि मिग्रेन में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं आते। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब है किसी पार्ट का पैरालिसिस हो जाना। तो यही एमसीक्यू लिखा हुआ था, मैंने इसको लिखा हुआ है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन अ पेशेंट विद नॉन मिग्रेन रिक्वायर केयरफुल इवैल्यूएशन टू एक्सक्लूड सेकेंडरी कॉजेज। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉमनली को एग्जिस्ट विद ऑर्गेनिक कंडीशन। कहते हैं एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट इज प्रेफर्ड इमेजिंग मोडेलिटी फॉर गेटिंग न्यू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इन मिग्रेन पेशेंट। तो ये एमसीक्यू था ये वाला जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद है
ये आपका एमसीक्यू है। उसके बाद एक और एक पेशेंट था, अ पेशेंट विद हेडेक एंड नो प्रेजेंटिंग विद सम बॉडी पार्ट पैरालिसिस, ये बता दिया अभी ऊपर, ये बता दिया, ये बाद में मैंने लिखा है एमसीक्यू। तो आपने एमआरआई करवाना होता है। और उसके बाद ये है कि वो कहता है कि प्रोपेनोलोल इज फर्स्ट लाइन ऑप्शन फॉर मिग्रेन प्रोफिलैक्सिस, इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी। तो आपके प्रोपेनोलोल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रोपेनोलोल आमतौर पे प्रोफ्लेक्सिस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपने बस इसकी कंट्रा इंडिकेशन देखनी होती है। बाकी जो चीजें हैं ना कि वो डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, तो फिर आपने एमिट्रिप्टाइलिन की तरफ जाना है। ओबेसिटी है तो फिर आपने जो है वो टोपिरामिड की तरफ जाना है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है और पर्सन को एस्थमेटिक नहीं है, तो बेस्ट टाइम ट्रीटमेंट जो फर्स्ट टाइम है प्रोफ्लेक्सिस में, वाकई प्रोपेनोलोल ही है। मिग्रेन प्रोफ्लेक्सिस इज इंडिकेटेड व्हेन हेडेक। अब मिग्रेन प्रोफ्लेक्सिस की इंडिकेशन क्या है? व्हेन हेडेक आर फ्रीक्वेंट, लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलोल हैव एडिशनल बेनिफिट फॉर इम्प्रूविंग एंजाइटी सिम्टम, और दूसरी अगर से प्रॉब्लम है तो पेशेंट विद टेकिंग एंस, ये एमसीक्यू है तो का पता चल गया कि एंस जो आपके बीटा ब्लॉकर है वो फर्स्ट लाइन है। उसके बाद है पेशेंट जो है वो एनसिड लाइक एस्पिरिन ले रहा है, उसको अभी भी पेन हो रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो आपके पास आ गया, तो आपने जब इमरजेंसी में आएगा तो आपने उसको डोपामिन इंटेगोनिस्ट देने हैं, नहीं कि यानी कि मीटोक्लोप्रामाइड या फिर प्रोक्लोपैजिन या फिर क्लोरप्रोमाजीन देते हैं। ये इफेक्टिव हैं अक्यूट मिग्रेन अटैक के लिए, क्योंकि ये आपकी नोजिया वोमिटिंग को भी ठीक करते हैं, और ये आपकी नोजिया वोमिटिंग को भी ठीक करते हैं और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखते हैं। NSAIDs are the first line treatment of acute migraine with dopamine antagonists commonly used as a second line therapy in Australian emergency department। इमरजेंसी में आपने पहले अगर एनसेड ले रही है, उसे उससे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो जो सेकंड लाइन ड्रग आप यूज करेंगे इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी में डिपार्टमेंट में, तो वो आपकी मिटोकोप्रामाइड होगी। लेकिन अगर कोई पर्सन स्टेबल है और उसे आप पहले एनसेड दे रहे थे, उसे इतना फर्क नहीं पड़ता एनसेड से, तो आप जो सेकंड ट्रायल है वो सूमा टिप्टन का लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये है कि what is the indication of prophylaxis in what is the first line treatment in ad prophylaxis? तो प्रोफ्लैक्सिस की जो इंडिकेशन है वो 3 or more एपिसोड, 3 से 4 एपिसोड पर मंथ हो, तो फिर आपकी इंडिकेशन होती है प्रोफ्लैक्सिस की, या उसकी डेली लाइफ अफेक्ट हो। और प्रोपेनोलोल इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एज प्रोफ्लैक्टिक ट्रीटमेंट है। ठीक है। अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो ये आपके एमसीक्यू थे जो कि ईमेडीसीक्यू बैंक थिक के थे, और हमने इसको मुकम्मल कर लिया। तो बस आपने जो चीज़ें याद करनी है एंड पे, वो सिर्फ इतना है कि जो आपकी मिग्रेन है वो एक उसके ट्रिगरिंग फैक्टर आपको पता होने चाहिए। उसके ट्रिगरिंग फैक्टर में आपका ये है कि स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस और मेंसेस और फास्टिंग है, और और ये फीमेल में कॉमन है, ये पल्सटाइल यूनिलैटरल पेन होती है, जो कि फोटोफोबिया और फोनोफोबिया के साथ सुसाइड कर दिया, नाउजिया वोमिटिंग भी होता है, और सब उसके साथ ऑरा भी होता है। उससे पहले ही फ्लैशिंग ऑफ लाइट होती है, या उसको टिनाइटिस ऊजिंग होती है उसके ईयर में, और फिर और उसके जहाँ पेन होती है वहाँ नमनेस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको पता चल जाता है मुझे पेन होना स्टार्ट होना वाली है। जो अबॉर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि अक्यूटली आपने किस तरह मैनेज करना है। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो एनसेड है और एसिटामिनोफिन है, और इमरजेंसी में इसके बाद जो आप ऐड करते हैं वो मीटोक्लोप्रामाइड या प्रोक्लोरप्राजिन है, जिसे हम एंटीमीटिक या डोपामिन एंटागोनिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन है और वो यूज करता है एनसेड और उससे उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जो उसके पास सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो सोमाटिप्टन है। सोमाटिप्टन को आपने 15 दिन से लगातार ज्यादा नहीं देना, क्योंकि इससे फिर वो मेडिसिन ओवर यूज हेडेक हो जाती है। और बस इसमें 2 बातें याद करने वाली हैं, एनसेड और इमरजेंसी में मीटोक्लोप्रामाइड सेकंड लाइन, अगर स्टेबल वैसे पर्सन है तो एनसेड के बाद सोमाटिप्टन। और जो आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसमें आपकी एंटी बीटा ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी, और प्रेगनेंसी में आप एस्पिरिन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास टोपिरामेट है अगर पर्सन ओबीज है, और उसके बाद एमिट्रिप्टाइलिन है अगर पर्सन इंसोम्निक और डिप्रेशन में होता है। तो ये हमने कर लिया। और हाँ, तो ये हमने इसको डिटेल से कर लिया। अब हम करेंगे कोई समझ आ गई? 100 पॉइंट, $100 डॉक्टर जैनब आप दे रही हैं।
तो आप सब जल्दी बता दिया करें, ताकि हम आगे मूव किया करें। मेरे मुझसे ये पेन नहीं लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। तो ये Recording ऑलवेज stopped. स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग रहता है ये टॉपिक्स, क्योंकि जो मेडिसिन, जो आपकी बुक्स हैं ना, जितनी बुक्स हैं, उन्होंने चीज़ों को लिखा हुआ है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। करना किस तरह उसका नहीं पता होता। अच्छा, तो अभी इसको मैं दोबारा करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर जी। इमरजेंसी में आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट करनी है। इमरजेंसी में आपकी सेकंड लाइन जो है वो एंटीमीटिक होगी, ठीक है। और इमरजेंसी में आप उसको ट्रिप्टन पे फौरन नहीं जाएंगे। वैसे स्टेबल पेशेंट में, ओपीडी में आप उसको सोमा ट्रिप्टन आपकी सेकंड लाइन होगी। इमरजेंसी में आपकी सेकंड लाइन जो है वो मिटोक्लोप्रामाइड होगी। चलें जी, पेन लिखना शुरू कर दिया जी। तो नेक्स्ट है आपका टेंशन हेडेक। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन हेडेक के साथ। तो जो टेंशन हेडेक है वो, उसमें क्या होता है, उसमें मैंने बताया था, इस आसान, बस याद रखें कि अगर आपको बायलैटरल हेडेक हो रही है तो ये टेंशन हेडेक है, और ये फीमेल में कॉमन है। फीमेल में ये कॉमन होती है, फीमेल में कॉमन है। और ये वर्क के साथ एसोसिएट करती है। जितना आप वर्क ज़्यादा करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो ज़्यादा ज़्यादा होती है। इसलिए आपने बच्चों को उससे कहना होता है कि वो टेंशन से टेंशन नहीं लेनी आपने, और टेंशन तो फिर टेंशन नहीं लेनी, और हाइड्रेटेड रहना है, और अपनी नींद को पूरा करना है, और अब वर्क से थोड़ा रिलैक्स ले लो। डेफिनेशन कॉम, और ये वही हेडेक है जो आमतौर पे जब नई नई शादी होती है, पहले पहले की, तो आमतौर पे है वो जो थी, वो जो नई नई दुल्हन जाती थी, तो उन्होंने सर अपने बांध लिए होते थे। तो वो जो टेंशन, यही टेंशन हेडेक होती है। प्रेगनेंसी में आप उसके लिए जो बेस्ट है वो एनसेड से ही वो ठीक हो जाए। एनसेड ही उसके लिए बेस्ट है। और आपने उसको लाइफ सेविंग के, लाइफ उसके लाइफ सेल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है। और अगर उससे नहीं है तो फिर आप उसके बाद सोमाट्रिप्टन की तरफ जा सकते हैं। तो ये टेंशन हेडेक है। तो टेंशन हेडेक जो है वो मोस्ट प्राइमरी हेडेक है, और ये नॉन पल्सटाइल होती है, यानी कि ये एक वो थ्रोम्बिक पेन नहीं होती, टाटे नहीं पड़ती, बल्कि होती रहती है और कांस्टेंट होती है। ये फर्क है, कांस्टेंट होती है, ये प्रेशर लाइक होती है, बैंड लाइक होती है, और ये उस तरह आधे सर की नहीं होती, ये पूरे सर की होती है। और ये जो होती है मिग्रेन, इसको उर्दू में दर्दिश की क्या कहते हैं, मिग्रेन को। टाइटनेस होती है, ठीक है, ये प्रेशर होगा, टाइट होगा, सर बंधा हुआ है, इन बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, और ये रिलेट करती है स्ट्रेस के साथ। ये ये कितने देखें, एक बंदे ने बताया बस कि भाई आपकी लेक्चर, आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ है, Recording बाकी in तो progress. सब बुक में होमियो नहीं है। फिर जो टेंशन एडिक होती है, वो आमतौर पे जो है पूरे सर का दर्द होता है, और ये बैंड लाइक होता है। और आमतौर पे जो फीमेल होती हैं, लाइक उनको जो टेंशन उन्होंने शो करनी होती है कि मुझे टेंशन हो रही है, तो वो सर बांध लेती हैं और फिर हस्बैंड को बताती हैं, हाँ मुझे टेंशन हो रही है, टेंशन हेडेक है। तो नहीं तो मैंने तुम्हें टेंशन देनी है, नहीं तो मेरी टेंशन दूर कर दो। कॉमन, ये कॉमन प्राइमरी हेडेक, और ये नॉन पल्सटाइल होती है। ये ट्राटे नहीं पड़ती, बल्कि ये प्रेशर लाइक होती है। नॉन पल्सटाइल होती है, प्रेशर एक कांस्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन पल्सटाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पल्सटाइल हो गई
और थ्रोम्बिंग होगी तो ये मिग्रेन की तरफ आधे सर का हुआ तो ये फिर मिग्रेन की तरफ चली जाएगी। तो नॉन पल्साइल प्रेशर लाइक और टाइटनेस होती है, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेन होती है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है मुझे पता है, मैं एक दफ़ा इमरजेंसी में था और एक एक फीमेल आ गई तो अ, अब मुझे हमें थोड़ा फील हो ही जाता है कि ये फंक्शनल है, ये थोड़ा हस्बैंड को टेंशन देना चाह रही है। तो हस्बैंड साहब उसके जो पाँव थे वो रब कर रहे थे कि बस अब मेरी वाइफ की जो है ना वो टेंशन दूर हो जाए। तो उस वक़्त मैंने उससे इमरजेंसी में हाउस जॉब का वाक़या है। तो वो हमें यही, जिस तरह हमने बड़ों से सीखा होता है भाई, जो इस तरह आएगा उसको बस उसकी नोज़ में अमोनिया डाल देना है। मैंने इंजेक्शन लेके उसकी अमोनिया अमोनिया जब वो उसको इरिटेटिव होता है, आपको पता है काफ़ी, वो फ़ौरन उठी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गई है, जाओ मुँह धो आओ। वो बेचारी वो पहले बिल्कुल खराब थी और मैंने उसे कहा कि ये जो जो ये दवाई है ना, ये बहुत स्ट्रांग दवाई है, 1 मिनट में बंदा ठीक कर देती है। और एक 1 मिनट में बंदा लेकिन इससे ये बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी पेन होगी लेकिन आप ठीक हो जाओगी। उसके हस्बैंड को और उसको मैंने काउंसल कर दिया और फिर मैंने किया, उसके बाद वो 1 मिनट में ठीक हो गई है, वो भाग के गई है अपना मुंह धोने के लिए। और जब वो वापस आई तो मैंने कहा तुम्हारी पेन ठीक हो गई है या दोबारा दवाई की जरूरत है? वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब, मेरी पेन ठीक हो चुकी है। तो मैंने उसके हस्बैंड को कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तो खैर खैर ये जो है ना खैर ये जो टेंशन हेडेक है, ये उनको आमतौर पे जो स्ट्रेस की वजह से होती है और ये बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। और एग्जैक्ट कॉज अननोन है, एसोसिएट करती है स्ट्रेस के साथ और पुअर पोस्चर के साथ, स्लीप डेप्रिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ भी। और पेरी क्रेनियल मसल टेंडरनेस भी बाज़ औक़ात होती है उसके। और अच्छा, एक पर्सन है उसको पेन हो रही है, उसको टेंडरनेस है इधर, ओल्ड है, ठीक है, और टेम्पोरल रीजन में टेंडरनेस है, ओल्ड है और ये ऐसा डेज है, तो फिर आपने उसकी तरफ जाना है, टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्थराइटिस की तरफ। अच्छा, इसको जो पेन होती है वो बायलैटरल है, लोकेशन बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रेसिंग टाइटनेस नॉन पल्साइल कांस्टेंट पेन होती है, मिडल टू मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, यानी कि वहाँ इतनी सवियर नहीं होती। पेशेंट कैन यूजुअली कंटिन्यू डेली एक्टिविटी, वो उसे पेन भी होती रहती है, सर बांध के काम करती रहती है वो। एब्सेंस ऑफ नौजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इसमें नौजिया नहीं होती, इसमें वोमिटिंग नहीं होती, इसमें फोटोफोबिया नहीं होता, इसमें फोनोफोबिया नहीं होता। तो ये सारी चीजें नहीं होती जो कि ये मिग्रेन की होती हैं। और नॉट एग्रीवेटिंग बाय फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग स्ट्रेन। सर स्पाइनल एनास्थीसिया के बाद, अच्छा वो स्पाइनल हेडेक होती है। डायग्नोसिस, बेस्ट इनिशियल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके मसल की टेंडरनेस होगी, उस एरिया में हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, ये एमसीक्यू है आपका ट्रीटमेंट का। ये जो ईमेडसीक्यू बैंक है इसका एमसीक्यू है, उसने इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक फीमेल है उसको बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होती है, पेन है बायलैटरल है, पल्साइल नहीं है, कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वर्क के उसको स्ट्रेस काफ़ी रहती है। और अब बताएँ कि उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सिंपल ट्रीटमेंट पैरासिटामोल, एस्पिरिन, एनसेड ये आपकी इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। और अगर पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है तो फिर आप एमिट्रिप्टाइलिन फर्स्ट लाइन प्रिवेंटिव एजेंट है इसमें। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ प्रोफिलैक्सिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोफिलैक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है कहाँ? आपकी मिग्रेन में। मिग्रेन में अगर आपने बैट बोल गया ना तो मैंने आपको बैट लगा देने हैं। तो उसमें आपने बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टाइलिन और टोपिरामेट, ये गेन में इसमें आपने एमिट्रिप्टाइलिन ही है आपका, आप प्रोफिलैक्सिस में, और बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एनसेड्स ही है, ठीक है? और आपको पता है जो मिग्रेन का उसमें सेकंड लाइन थी सोमाट्रिप्टेन और मीटोक्लोप्रामाइड, इमरजेंसी में मीटोक्लोप्रामाइड और वैसे स्टेबल पेशेंट में ओपीडी में क्या अजीब नहीं थोड़ा? अ, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट और पोस्चर से इसकी एसोसिएशन होती है, तो आपने उसको फिजिकल थेरेपी भी एडवाइस कर सकते हैं। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है ताकि आप जल्दी जल्दी याद कर लें। ये कॉमन प्राइमरी हेडेक है,
वैसे बैंड लाइक होती है, और इसमें मस्कुलोस्केलेटल आपको मसल पेन भी हो सकती है, टेंडरनेस, बायलैटरल नॉन थ्रोम्बिक नोजिया, नो नोजिया, नॉन थ्रोम्बिक होती है, कांस्टेंट होती है, नो नोजिया, बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट पैरासीटामोल, एनसेट, आइबुप्रोफिन है, और प्रिवेंटिव इसमें ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट है। और आपने कब ये जो इस पे जाना होता है, इसमें प्रिवेंटिव पे, जब आपकी जो पेन है वो एक एक महीने में 15 दिन पेन ही रहती हो, तो फिर आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन देनी होती है। लेकिन थ्रोम्बिन में क्या था, 3 या 4 टाइम उसे एपिसोड होते हैं, सॉरी मिग्रेन में, उसमें फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जाना था। अच्छा, ये जो न्यू हेडेक है, ये है आपकी मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। जो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है, वो कब होती है, अगर कोई पर्सन सोमाटिप्टन को 10 डेज तक यूज कर ले, वो उससे पेन होती है, वो ओपियाइड को 10 डेज तक यूज कर ले, वो एनसेड या पैरासिटामोल को 15 डेज तक यूज कर ले। अब जब ये पर्सन विड्रॉ करता है, उसने पेन के लिए यूज कर रहा था, अब वो नहीं ले रहा, तो उसको पेन होना स्टार्ट हो जाती है। रीबाउंड हेडिक है, रीबाउंड हेडिक, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है, वो ये खाएगा तो उसको ठीक उसकी एडिक्शन हो चुकी है, जब वो छोड़ेगा तो उसको पेन होगी। तो ये रीबाउंड, या इसे कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडिक। तो अब इसको ये मेडिसिन यूज कर रहा है, अगर कोई मेडिसिन, इसलिए आपने सोमाटिप को लगातार 10 डेज से ज्यादा यूज नहीं करना, या ओपीआईड को 10 डेज से ज्यादा, या आपने एन से पैरासिटामोल को मोर देन 15 डेज यूज नहीं करना होता, आपने ब्रेक लेना होता है। तो रीबाउंड हेडेक काज बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द ट्रीटमेंट। और ये जो हेडेक है, डेली हेडेक होती है, नॉन थ्रोम्बिक होती है, इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, और हिस्ट्री होती है प्री एग्जिस्टिंग हेडेक की, और उसके लिए वो मेडिसिन ले रहा था। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, आपने डिसकंटिन्यू करना होता है, स्टॉप करनी होती है उसकी मेडिसिन। और लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस, यानी कि वो मेडिसिन यूज करनी होती है जिसका जो लॉन्ग टर्म जिसका इफेक्ट आता है, जिस तरह एमिट्रिप्टाइलिन है। प्रोफिलैक्टिकली आप एमिट्रिप्टाइलिन यूज करते रहते हैं। और डिसकंटिन्यूस ओवर यूज, ट्रांजिशन टू प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, यानी कि आप इसमें एमिट्रिप्टाइलिन जो बैट हमने किया था उसी में से है, कि आप उसमें बीटा प्रोपेनोलोल, टोपिरामेट या एमिट्रिप्टाइलिन यूज कर सकते हैं एज अ प्रोफिलैक्टिक इस पर्सन में, जो कि मेडिसिन ओवर यूज। तो एक ही बैट से आपने दो यूज चीजें याद करनी है। बैट प्रोफिलैक्टिकली यूज करते हैं किसमें, मिग्रेन में, और बैट ट्रीटमेंट है आपका मेडिसिन ओवर यूज हेडेक का। तो आपने जो मेडिसिन यूज करना है उसको बंद करना है, और आपने बैट यूज करना है, बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टाइलिन या टोपिरामेट्स में कोई एक ड्रग, ये तीनों यूज नहीं कर लेनी कि आप ये कहीं के साइड ने कहा था बैट यूज करना है। तो ये अजीब नहीं होगा थोड़ा। अच्छा, मुझे अब समझ आएगी डॉक्टर यहाँ ना। इफ द एग्जाम, बैट से अब समझाया, इफ द एग्जाम आस्क व्हाट डू ड्यूरिंग द विथड्रॉ फेजेस, तो आपने पहले उसे एनसेड बंद करवाने हैं, और आपने फिर उसको बैट जो है वो यूज करवाना है। इसके बाद है क्लस्टर हेडिक। जो क्लस्टर हेडिक है, जो क्लस्टर हेडिक है, आपको पता है जो प्राइमरी स्कूल होते थे पहले, उधर उधर हम लेट पहुंचते थे, तो जो फेंटी पड़ती थी टीचर से, वो याद है किसी को? जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अब तो वो पनिशमेंट बंद हो गई है ना, लेकिन पहले पनिशमेंट होती थी। तो उसके बाद देखें क्लस्टर हेडिक। जो क्लस्टर हेडिक है उसका क्या मतलब है? क्लस्टर हेडिक में ये होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी याद भी कर रही है सर, रोने पे मार अच्छा, क्लस्टर हेडिक ये था कि एक पर्सन है, उसको ये हेडिक होती है, उसकी पेरी ऑर्बिटल हेडिक है, ये मेल होता है, मेल होता है, क्लस्टर हेडिक होती है, उसकी उसकी नोज बहती है, उसकी आईज बहती है, लैक्रिमेशन होती है, आंसू बहते हैं, नोज भी बह रही होती है, और उसको एनहाइड्रोसिस, टोसिस, मियोसिस, टोसिस, एनहाइड्रोसिस होता है। मैं ये बता दिया क्या होता है। टोसिस का मतलब ये होता है आपका आईलेड ऊपर आ जाना, आई बाल के। और मियोसिस का मतलब है कि आई प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाना। और एनहाइड्रोसिस का मतलब है कि आपकी लैक ऑफ स्वेटिंग होना, ड्राई फेस होना। तो इस सबको कहते हैं हार्डन सिंड्रोम। तो एक पर्सन होगा, मेल होगा, उसको पेरी ऑर्बिटल पेन होगी, उसकी आंख बहेगी, आंखों से आंसू आएंगे, नोज बहेगी, राइनोडिया होगा, और साथ प्टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस यानी कि हार्डन सिंड्रोम होगा। और ये जो पेन होती है 10/10 होती है, बहुत सीवियर होती है।
तो ये जो पेन है वो कहता है डेफिनेशन सवियर यूनिलैटरल रेट्रोऑर्बिटल पेन विद इप्सिलैटरल ऑटोनॉमिक लैक्रिमेशन भी होगी, राइनोरिया भी होगा, वही जो बातें बताई। इडियोपैथिक होती है और ये मेल प्रीडोमिनेंस होती है और स्मोकिंग से एसोसिएट करती है। क्लिनिकल फीचर में वही यूनिलैटरल पेन है, लैक्रिमेशन, राइनोरिया, मियोसिस, रेस्टलेसनेस और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये आपको हो सकता है एक दिन में मैनी टाइम इसके एपिसोड हो और 3 दिन तक या 4 डे तक ये रहें और महीने यानी कि आप 3 डेज तक आपको रोजाना कोई 10 टाइम, दिन में 10 टाइम ये इसके एपिसोड होते हैं। उसके बाद आप महीनों तक ठीक रहते हैं और फिर दोबारा कोई 3 डेज तक ये एपिसोड हो जाते हैं। तो ये क्लस्टर हेडेक में इसका जो वो है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है 15 to 180 मिनट तक और मल्टीपल डेली अटैक्स होते हैं। डायग्नोसिस जो होता है वो क्लिनिकल होता है, यूनिलैटरल पेन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन का मतलब है राइनोरिया और लैक्रिमेशन और साथ उसको एनहाइड्रोसिस हो रहा है, सॉरी हार्डन सिंड्रोम हो रही है। और ये पर्सन जो है, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जो पर्सन होगा ना क्लस्टर हेडेक का, वो एजिटेटेड होगा, रेस्टलेस में होगा, उसे बैठा नहीं जाएगा। जो पर्सन होगा ना मिग्रेन का, वो बड़ी आराम से जाके लाइट ऑफ करके लेट जाएगी और रोशनी से दूर, शोर से दूर। लेकिन ये जो पर्सन है ये रेस्टलेस में होता है, ये तो ये भी इनका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो इसमें आप एमआरआई कर लेते हैं, रूल आउट अदर कॉजेज को। और ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी इसकी ट्रीटमेंट है और सोमाट्रिप्टन सबकुटेनियसली, ये इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन थे। और जो प्रोफिलैक्टिकली आप वेपामिल, टोपिरामेट और लिथियम दे सकते हैं। तो वो कहता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है, ये मैं वर्ड लिखे हुए हैं उसके, जो आपके इमरजेंसी बैंक है। 100% प्योर ऑक्सीजन इनहेलेशन आपने 7 लीटर पर मिनट पे देनी होती है। इन मोस्ट केसेस सिम्टोमेटिक सबसाइड, आप 10 to 20 मिनट में वो पर्सन ठीक हो जाता है जब आप 100% ऑक्सीजन देते हैं। तो 100% ऑक्सीजन इसका, तो आपने बस ये याद रखना है इसमें 100% ऑक्सीजन देते हैं। और दूसरा, सबकोटेनियस सोमाटिप्टन भी दे सकते हैं या ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। अगर उसको पहले से सोमाटिप्टन ले रहा है, उसको आराम नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और आप ऑक्सीजन थेरेपी 100% देना बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये, तो क्लस्टर हेडेक जो होती है वो सवियर यूनिलैटरल रेट्रोऑर्बिटल पेन है, एप्सिलैटरल होती है विद ऑटोनॉमिक हार्डन सिंड्रोम होती है, लैक्रिमेशन, राइनोरिया होता है। ऑक्सीजन थेरेपी 100% फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये 70% लोग पेपर में इफेक्टिव होती है। सोमाटिप्टन इज यूज्ड टू अक्यूट ट्रीटमेंट और ये सबकुटेनियस देते हैं और उसका रैपिड ऑनसेट आता है। तो आप ये दोनों ऑप्शन आपके पास फर्स्ट लाइन ही है। सोमाटिप्टन सबकुटेनियस ये भी फर्स्ट लाइन है और 100% ऑक्सीजन ये भी फर्स्ट लाइन है। अच्छा, जो प्रोफ्लैक्टिक है वो इसमें ब्रेपामिल है, ब्रेपामिल फर्स्ट लाइन प्रोफ्लैक्टिक है और ये क्लस्टर हेडेक है प्रोफ्लैक्टिक, आपको पता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो रेस्टलेस होता है, एजिटेटेड होता है ड्यूरिंग द अटैक। और क्लस्टर हेडेक में जो पर्सन होता है वो रेस्टलेस होता है, जबकि जो मिग्रेन में होता है उसमें वो लेटी होगी साइलेंटली कि मैं किसी से बात नहीं करनी। अब हम क्लस्टर हेडेक एक एमसीक्यू कर लेते हैं। A 50-year-old man present with 2 days history of the recurrent headache, बार बार उसे हेडेक हो रही है। हेडेक आर वन साइडेड, यानी कि एक साइड के यूनिलैटरल है, और वर्ड्स अराउंड आई यानी कि रेट्रो ऑर्बिटल है। अकर इन फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ अटैक विच लास्ट, और ये जो 15 to 20 मिनट के लिए उसका ये अटैक रहता है और मैनी टाइम अ डे होता है। और ही हैज 10 to 20 अटैक ईच डे, कोई 3 दिन से ऐसा हो रहा है और फिर 3 महीने 4 महीने तक वो ठीक रहेगा। देर एसोसिएट विद वाटरी आई, उसकी आंखें बहती हैं, लैक्रिमेशन हो रही है, एंड नोज, और उसको राइनोरिया हो रहा है। ट्रिगर्ड और एग्जर्बेटेड बाई एनीथिंग, और ही इज सिमिलर एपिसोड पेन फॉर 6 मंथ। 6 मंथ पहले भी इसको 3 दिन के लिए ऐसे एपिसोड हुए थे। दे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 2 days, और सिंस दे हैव नेवर, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहा, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद उसको ये चीजें हैं दूसरी बताई हुई हैं। ऑन ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन एंटीरियर चैम्बर एंगल इज विजिबल, मतलब वो कह रहा है कि उसका कोई मसला नहीं है आई का। और रेटिना इज अनरिमार्केबल और पिन पॉइंट प्यूपल, हाँ, लेकिन पिन पॉइंट प्यूपल है, यानी कि वो वो आपको हॉर्नर सिंड्रोम का बता रहा है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन वो अनरिमार्केबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? तो आपका क्लस्टर हेडेक का आपका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस था। तो दिस पेशेंट, ये मैंने इसकी खुद जानबूझ के एक्सप्लेनेशन भी लिखी, उस ऐड की है। इससे क्लस्टर हेडेक है, क्लस्टर हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाय रेपिटेटिव अटैक ऑफ हेडेक दैट रेंज बिटवीन 10 to 30, इतने एपिसोड होते हैं पर डे पे,
और 2 और 3 कंसेक्टिव डेज रहते हैं, फॉलोड बाई अ सिम्टम फ्री इंटरवल पीरियड दैट कैन बी वीक, मंथ और ईयर तक वो ठीक रहता है। और द हेडेक आर severe and are characterized by autonomic symptom like lacrimation, rhinorrhea and Horner syndrome that cause pinpoint pupil pain. In cluster headache is not triggered by any activity, और द पेन इज लास्ट एनी वेयर बिटवीन 10 to 30 मिनट। तो ये आपका है क्लस्टर हेडिक। आई होप कि आपको क्लस्टर हेडिक नहीं बोलना चाहिए, बस दो ही बातें हैं इसमें, तीन बातें हैं। चलिए वो तो आपको प्रेजेंटेशन का पता चल गया। ट्रीटमेंट में आपने जो करना है, तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है 100%। सूमाटिप्टन है, सूमाटिप्टन सबकुटेनियसली, ये इसका एक्यूट ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन है, दोनों फर्स्ट लाइन है। और फिर जो है प्रोफ्लैक्सिस में आपका वरेपामिल है, वरेपा वरेपामिल। ठीक है, तो ये आपकी इसमें है। थैंक यू डॉक्टर रेहाना, जज़ाकल्लाह खैर। यस, ये नोट्स बड़े हाई यील्ड कंटेंट से बनते हैं, इस तो आप, और थैंक यू। इसके बाद है आपका ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। ये भी हेडेक होती, ये हेडेक तो नहीं, ये पेन होती है। ये पेन होती है आपकी, जो फिफ्थ नर्व होती है उसकी ब्रांचेस होती हैं V1, V2, V3। और इसको जब ये शेव करता है, जब ये करती है या मेकअप करती है, तो उसको यहाँ सवीर ऑनसेट लेस देन मिनट्स के लिए उसको शॉक लाइक ठाट पड़ती है, आग लगती है, समझे, एक शोला जलता है जो उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये आप, तो ये सलमान खान को भी होती है। मैं ये डॉक्टर, यस, ये नोट से जो हमारे पेड स्टूडेंट्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये इसमें ये जो पेन होती है, ये उसकी जो ये V1 वी में, ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस है, फिफ्थ नर्व की ब्रांचेस V1, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ये वाला इस एरिया में होती है। मैक्सिलरी में होती है, ये मैक्सिला है, तो ये मैक्सिलरी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। और ये मैंडिबल V3, ये मैंडिबल है और मैंडिबुलर रीजन में होती है। तो यहाँ जो पेन होती है, एकदम जब वो शेव करता है, जब मेकअप करती है, तो एकदम पेन आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर आती है, फिर गायब। और जब आती है तो उसकी जान निकल जाती है, जान तो उसकी पहले ही निकली हुई है। तो ये था आपकी इसे कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। तो ये पेन जो सीवियर एपिसोडिक शॉक लाइक पेन होती है इन द ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिगर्ड बाय द लाइट टच और मूवमेंट, और मोस्ट इडियोपैथिक होती है। और इसमें आपके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, शूटिंग पेन, बिल्कुल यूनिलैटरल होती है, शॉक शार्प शॉक लाइक पेन होती है इन V2 और V3 ब्रांचेस मोस्टली, ट्रिगर्ड बाय द टच, चिविंग, टॉक, वो विंड एक्सपोजर, नो सेंस लॉस बिटवीन अटैक। और क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, बस आपने एमआरआई करवाना होता है दूसरी डिजीज को रूल आउट करने के लिए, बाकी इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है। फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो कार्बामेजिपिन है, कार्बामेजिपिन, कार्बा, ये है कार, ये है कार। और उसका फेस भी इसी तरह का था, और ये मैंने फेस भी उसका बना दिया। तो कार्बामेजिपिन इसका ट्रीटमेंट है। तो कार्बामेजिपिन में ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का। सेकंड लाइन में गाबापेंटिन और प्रीगैबालिन है। तो सर्जरी तब करते हैं जब आपका ये ट्रीटमेंट फेल होता है, लेकिन आपने जो एग्जाम के लिए याद करना है वो कार्बामेजिपिन है। शॉप एग्जाम पॉइंट के हैं, शॉप शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, क्लासिक ट्राइजेमिनल न्यूरalgia ट्रिगर्ड बाय लाइट टच, टॉकिंग, चिविंग, और पेशेंट अवॉइड दिस एक्टिविटी टू प्रिवेंट अटैक। यूनिलैटरल पेन होती है, प्रोक्सिमल यानी कि अचानक आती है, नो सेंस लॉस, कोई सेंस लॉस नहीं होता। कार्बामेजिपिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का। और डायग्नोसिस क्लिनिकल है, एमआरआई आप करवाते हैं दूसरी कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। तो इसमें बस यही है कि आपको फिफ्थ नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली V2 और V3, इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली आपको जब आप शेव करते हैं उसको पेन होती है, शॉर्ट लाइक होती है, सडन होती है, सवियर होती है, और फिर चली जाती है, और आपने
कार्बामेजिपिन उसको देना होता है, कार्बामेजिपिन, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो आपकी हेडिक्स होगी। इडियोपैथिक, ना तुम्हें पता, इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी। ठीक है, तो ये आपकी थी हेडिक, और हेडिक के साथ आपने जिस चीज को आप हेडिक देनी है, Recording stopped. वो आप दी। क्लियर हो गया डॉक्टर दास, थिंक जबरदस्त है। डॉक्टर जैनब, अगर मैं इनको कोई दो तीन ड्रग ऐसी बता दूंगा कि जो इनको बाद में याद ना रहे, तो मेरे ख्याल में एग्जाम के लिए देखें, स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक आप ड्रग पे जाते हैं, तो एग्जाम में आपने फर्स्ट लाइन पे बतानी होती है। अगर दो तीन ड्रग इनको बताई जाए तो इन्होंने एक भी याद नहीं करनी, तो जो काम की बातें हैं वो इनको बताएं हम। सर हमने नहीं पढ़ना सर, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है सर। हाँ, आप फर्स्ट लाइन पढ़ा करें सर आज के लिए। ये एनएफ है और खाना है। जी जी, आप मुझसे वैसे जो सर, रिहाना हम खुद हेडेक में रहते हैं, किसी और को हेडेक क्या देंगे हाँ, जो हेडेक है ये तो क्या पता कौन सी हेडेक है चलें जी। हम ये जो हेडेक का कंसेप्ट था, मिग्रेन हेडेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लस्टर हेडेक और इनका जो है वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने याद करने हैं, इसको आपने नहीं भूलना। फिर याद रखें कि जो Recording in progress. आपकी मिग्रेन हेडेक है उसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एनसेड्स हैं, और एनसेड्स आपके और उसके बाद इमरजेंसी में तो सेकंड लाइन जो है वो डोपामिन इंटेगोनिस्ट है, यानी कि मीटोक्लोप्रामाइड या प्रोक्लोपेराजीन। डोपामिन इंटेगोनिस्ट, अगर ओपीडी में पेशेंट आता है और वो उससे वो कहता है मुझे इससे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आपने उसको सेकंड टाइम जो है ना वो सोमा ट्रिप्टन दे देना है, सोमा ट्रिप्टन। और अगर वो एक पर्सन है जिसको मिग्रेन में 3 दिन तक, हफ्ते और 3 या 4 डे पर हर महीने में उसको हेडेक होती है, तो आपने उसको अब प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन करवानी है। ये तो एक्यूट ट्रीटमेंट है, तो आपने उसको बेड स्टार्ट करवाना है। अब बेड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर हैं, तो ये सबसे सेफ है। एमिट्रिप्टाइलिन जो पर्सन डिप्रेशन का केस हो, टोपिरामेड जो पर्सन ओबीज हो, तो ये यूज़ करने हैं। और जो प्रेगनेंसी में क्या बेस्ट है, उसमें भी आपकी बीटा ब्लॉकर बेस्ट है, और प्रेगनेंसी में आप एस्पिरिन प्रोफेक्सल भी देते हैं, तो ये दोनों बेस्ट ड्रग्स हैं। बाकी जो टेंशन हेडेक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, टेंशन हेडेक में आपने उसको एनसेड ही देना है। ठीक है, ये इसका बेस्ट है। अगर उसको 15 दिन के लिए से ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, तो फिर आप एमिट्रिप्टाइलिन उसमें ऐड करते हैं या बैट उसको प्रोफेक्सली दे सकते हैं। बाकी आपकी क्लस्टर हेडेक है, जो क्लस्टर हेडेक है वो याद रखें कि क्लस्टर हेडेक है जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका जो है, और दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सोमा टिप्टन है, सोमा टिप्टन, ये इसकी फर्स्ट लाइन ऑप्शन है। और जो इसका प्रोफेक्सिस है वो ब्रेपामिल है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके सामने, आप इसको याद कर लीजिएगा। NSAIDs, then dopamine antagonist in emergency, NSAID, and then somatriptyline in OPD, prophylaxis, बैड बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टाइन और टोपिरामेड, ये आपकी मिग्रेन हो गई। टेंशन हेडेक फर्स्ट लाइन NSAID ही है, और प्रोफिलैक्टिकली आप एमिट्रिप्टाइन दे सकते हैं, लेकिन वो जब 15 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए आपको टेंशन हेडेक रहे। और जो क्लस्टर हेडेक है वो 100% ऑक्सीजन और सोमाट्रिप्टन, दोनों इसके फर्स्ट लाइन ऑप्शन है। और देन वेपामिल जो है वो परफेक्टली आप दे सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखें जी। और जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, Recording stopped. ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन इस तरह कर सकते हैं कि
जो हमारा नंबर है वो है 031800049742 पे। और ये जो है, ये लेक्चर जो हैं ये बहुत ही हाई यील्ड हैं और आपके एमएडसीक्यू बैंक के अकॉर्डिंग हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड में इन लेक्चर से बेस्ट एएमसी के लेक्चर कोई देता हुआ नजर आए तो आपने मुझे हम शो करके अपनी फी रिफंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एफसीपीएस ग्रुप ज्वाइन कर सकते, एफसीपीएस पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूएसएमएल ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्लैब ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है वो एनआरई का जो है अभी सेशन जून अटेम्प्ट के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप हमारा ओईटी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये सब कुछ हो जाए तो आप शादी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और शादी करवा सकते हैं डॉक्टर मैरिज ब्यूरो। ये सब कुछ करने के बाद ना फिर आपने शादी पे आ जाना। फिर डॉक्टर मैरिज ब्यूरो जो वेबसाइट है हमारी उसका नाम लिखें, सर्च करें डॉक्टर मैरिज ब्यूरो, फिर आपकी उधर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उधर आपको दूसरे डॉक्टर भी दिखेंगे। देखें कितना ख्याल रखा हुआ है आपका, हर चीज का आसान हल बताया हुआ है। डॉक्टर साहिल, ये इसी तरह है कि आप एफसीपीएस करके जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का करके बैठे हो हॉस्पिटल में, और आपने फी रखी हो और उधर आके आप सभी पर्सन पूछे ये सब कुछ फ्री है। तो जी ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सबसे। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एएमसी के लेक्चर भी गोइंग टू हमारा सेशन हम 8 मंथ के आपको रिकॉल भी साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा सर, हैव ए गुड डे सर। सर डॉक्टर मेरी ब्यूरो से अगर करें फिर तो ये फिर टेंशन हेडेक नहीं होगी। डॉक्टर मैरिज ब्यूरो से करेंगे तो टेंशन हेडेक नहीं होगी, अगर आंटी से करेंगे तो वो 1-2 लाख आपसे लेके आपको वो हमेशा के लिए टेंशन आपके साथ लगा देगी। चले चलें जी ठीक है, दुआ में याद रखें। ये सही बात है। आंटियां जो है ना, हमने उनको हायर करना था तो आंटियों की जो वो ले रही थी लोगों से प्रपोजल के, वो तो 1 लाख जो एडवांस फी, 2 लाख जो है वो पक्का होने पे। सर जो टेंशन पहले से साथ हो, अगर टेंशन पहले से साथ हो तो एक और टेंशन ले लो। नंबर शेयर कर दें, नंबर शेयर कर दें। अगर टेंशन पहले से हो ना तो एक टेंशन और ले लो। 748। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।